काठियावाड़ के बड़े बड़े रजवाड़े भव्य विवाह समारोह आयोजित करते थे। यह सिर्फ बड़े खर्चे का प्रदर्शन नहीं होता था, बल्कि उनकी तैयारियों की व्यवस्था, अग्रिम विशेष योजनाएं और उनकी सूक्ष्म समझ का भी उदाहरण होता था। उस समय के अधिकारी और सामान्य कर्मचारियों ने राज्य के अवसर को घर का उत्सव मानकर कैसे उसमें सहयोग दिया और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, यह देखना भी दिलचस्प है। विवाह समारोह में कौन कौन कहां बैठेगा, उसका पूरा लेआउट प्लान तैयार किया जाता था। जूनागढ़ राज्य के युवराज दिलावर खान जी के विवाह की बैठक व्यवस्था का ऐसा ब्लूप्रिंट प्लान देखने को मिलता है, जिसमें राजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों, महानुभावों और महिलाओं की अलग अलग बैठने की व्यवस्था होती थी। यह व्यवस्था देखकर ऐसा लगता है कि उस समय कितनी सूझबूझ का ध्यान रखा जाता था, ताकि कोई अव्यवस्था न हो और सबकी प्रतिष्ठा बनी रहे। इन विवाह महोत्सवों के असली दस्तावेजों से इतिहास को जाना जा सकता है। रजवाड़ों में विवाह समारोह के लिए सबसे पहले एक विवाह समिति बनाई जाती थी, जिसमें सबसे पहले बजट तैयार किया जाता था और उस रकम के अनुसार आयोजन किए जाते थे। समिति में सभी को अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे और बहुत ही बारीकी से सारी कार्यवाही की जाती थी और इससे संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे। विवाह समाप्त होने पर जिन लोगों ने विवाह में कार्य किया होता था, उन्हें राज परिवार की ओर से लेटर ऑफ थैंक्स या धन्यवाद पत्र देकर उनके कार्य और मेहनत की सराहना की जाती थी। शिवराज सिंह जी गोंडल महाराजा भोजराज जी के पुत्र रहे थे। आप सर्वे दर्शकों ने मारा जय माताजी। डॉक्टर प्रद्युमन भाई खाचर सौराष्ट्र गुजरातना एक नामांकित इतिहासकार छे, जेओ वर्तमान पत्रों में पोताना लेखों थकी तथा सोशल मीडिया पर वीडियो थकी अपनी गौरवशाળી અને यशस्वी संस्कृति ने लोको सुधी पहोंचाडવાનો पूर्ण प्रयास करी रह्या छे। एमना आ उमदा प्रयासने हूँ सहृदय बिरदावुं छुं। शिवराज सिंह जी ने राजकुमार कॉलेज राजकोट और देहरादून की कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा के बाद वे गोंडल राज्य के निर्माण विभाग के अध्यक्ष रहे थे। काठियावाड़ के रजवाड़ाओं में से नेपाल जाने वाली यह पहली घटना हो सकती है, जिसमें चापराजपुर के युवराज जयवंतवाला चापराजवाला साहब के विवाह नेपाल के राज परिवार में हुआ था, लेकिन बारात मुंबई गई थी। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी तीसरे की बारात भोपाल और राजकोट के ठाकुर साहब धर्मेंद्र सिंह जी की बारात छोटा उदेपुर गई थी। गोंडल काठियावाड़ का आदर्श राज्य था, जिसमें उस समय 167 गांव शामिल थे। गोंडल राज्य को भगवत सिंह जी ने कर मुक्त राज्य बनाया था। गोंडल राज्य में ईस्वी सन 1904 में भगवत सिंह जी ने भोजराज जी का विवाह महोत्सव मनाया था, जिसके बाद 63 साल बाद यह दूसरा विवाह महोत्सव मनाया गया। यह विवाह काठमंडू के कमांडर जनरल राणा सरबर बब्बर शमशेर जंग बहादुर की पौती चक्रधर राजलक्ष्मी देवी के साथ 23 फरवरी 1947 को ब्रिजगंज स्थान नेपाल में हुआ था। इस विवाह में काठमंडू के जनरल मृगेंद्र सिंह जी शमशेर जंग ने कन्यादान किया था। गोंडल में 10,000 लोगों के बैठने की लायक मंडप बनाया गया था। इस मंडप में प्रेरणादायक सुंदर
वाक्य लिखे बोर्ड बनाए गए थे जो राज्य की प्रगति और राज्य के राजाओं के आचरण नीति और स्वभाव की याद दिलाते थे। इस महोत्सव के साथ ही भोजराज जी का राज्याभिषेक भी साथ में मनाया गया, क्योंकि ईस्वी सन 1944 में गद्दी पर आए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राज्याभिषेक भव्य तरीके से नहीं मनाया जा सका था। इस अवसर पर 14 फरवरी 1947 को भायावदर से गोंडल और 15 फरवरी 1947 को गोंडल से भायावदर तक की विशेष ट्रेन राज्य की ओर से जनता के लिए चलाई गई थी। बारात 16 फरवरी 1947 को गोंडल से विशेष ट्रेन में रक्सौल ब्रिजगंज स्थान नेपाल के लिए रवाना हुई थी। इतनी लंबी दूरी की यह शायद पहली बारात थी जो विशेष ट्रेन से गई थी। रास्ते में कई स्टेशनों पर ट्रेन रोकी गई और बारातियों को घूमने फिरने की अनुमति दी गई। इस विशेष ट्रेन में गोंडल, भावनगर, पालिताना और वढवाण राज्य के सलून जोड़े गए थे। बारातियों को ट्रेन की पूरी जानकारी के लिए अंग्रेजी और गुजराती में कार्यक्रम की पुस्तिका दी गई थी, जिसमें ट्रेन के हर स्टेशन पर चाय पानी, नाश्ता और खाने की व्यवस्था दर्शाई गई थी। इसके अलावा कार्यक्रम की पुस्तिका में विशेष ट्रेन की रेक कैसे बनाई गई है उसका विवरण देने वाला एक नक्शा भी दिया गया था। इस नक्शे में गोंडल से रक्सौल तक रेलवे लाइन दिखाई गई थी। इस विशेष ट्रेन के कौन से डिब्बे में कौन कौन बैठे हैं यह भी दर्शाया गया था। इस ट्रेन को रंग बिरंगी ध्वजाओं, पताकाओं से सजाया गया था। विरमगाम कस्टम पर कोई समस्या न हो उसकी विशेष पूर्व व्यवस्था की गई थी। इस बारात में अधिकारी, संबंधी और प्रजाजन मिलाकर कुल 250 लोग शामिल हुए थे। इस बारात में पोरबंदर, पालिताना, भावनगर, वढवाण, जुब्बल, धरमपुर, मूली, त्रिकमगढ़, मोरबी और मैसूर के राज परिवार शामिल हुए थे। पॉलिटिकल एजेंट मेजर पीसी हेली और मिसिस हेली भी उपस्थित रहे थे। काठियावाड़ के अन्य राजाओं ने नेपाल आने का बजाय गोंडल आकर रस्म अदा की थी। गोंडल से यह विशेष ट्रेन 16 फरवरी 1947 को रात 10 बजे रवाना हुई थी। जब ट्रेन मथुरा पहुंची तब कई बाराती यमुना जी का दर्शन करने गए थे। इस बारात में वीडियो शूटिंग करने वाले और फोटोग्राफर भी साथ रहे थे। रास्ते में कई स्टेशनों पर गोंडल राज्य के हितैषियों ने स्वागत किया था, जिसमें विरमगाम में कस्टम मैनेजर और अन्य लोगों ने स्वागत किया था। महसाणा में द्वारका के शंकराचार्य जी ने स्वागत किया तथा पालनपुर और जयपुर में और कानपुर में भी स्वागत किया गया था। जहां 1 घंटे से अधिक समय तक ट्रेन रुकी, वहां गोंडल महाराजा भोजराज जी ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी डिब्बों में घूमते और बारातियों का स्वागत करते थे। बारात 7 दिन में निर्धारित स्थल पर पहुंची थी। बारात 24 फरवरी को निकली और 27 फरवरी 1947 को विवाह के बाद गोंडल लौट आई। इसके बाद नव दंपति आशापुरा माताजी और गोंडला नाग तथा गादी के दर्शन के लिए गए थे। उसके बाद गणेश गोत्रीज विसर्जन, उकरड़ी उत्थापन हुआ। उसके बाद राजलक्ष्मी देवी शाही गुजराती राज परिवार के साथ दूध में शक्कर मिलाने जैसा संबंध निभाने लगी और नेपाल के साथ
उस राज परिवार का संबंध आज तक अटूट बना हुआ है। इस विवाह और राज्याभिषेक समारोह में धार्मिक विधियों का विशेष महत्व दिया गया था। भोजन आदि में गोंडल में सादगी बरती गई थी। भोजन के बजाय नगद पैसे देने का चलन था ताकि वे कुछ हो अधिक व्यवहारिक हो। विवाह के उपहारों में आमतौर पर रेशमी कपड़े, गहने, फूल मालाएं, तलवारें और धार्मिक प्रतीक शामिल थे। गोंडल राज्य के इस ऐतिहासिक विवाह समारोह ने न केवल काठियावाड़ के इतिहास में एक नई पहचान बनाई, बल्कि राज्य के शासकों की सूझबूझ, प्रबंधन, कौशल और धार्मिकता को भी दर्शाया। यह आयोजन एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक देता है, जिसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को इसे संजोना और सराहना करना चाहिए, तो हम इस युग में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हमारे इतिहास और भूतकाल को ज्यादा बहुत जानती नहीं, सोचती नहीं, इसलिए दूसरे लोग कहते रहे हैं कि इतिहास में से आदमी कुछ नहीं सीखता, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब कुछ, ज्यादातर चीजें इतिहास में से ही सीखी जाती, लेकिन हमको इतिहास में रस होना चाहिए। इतिहास में से कुछ ऐसी ऐसी बातें निकालकर हमें समझनी चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका वहीवट चलता था, राजाशाही कैसे चलती थी, कैसा व्यवहार किया जाता था, वो सब हम जानते हैं। तभी उसको हमें पता चलता है कि राजाशाही में ऐसी व्यवस्था थी और शाही शानदार ऐसे विवाह समारोह आयोजित किए जाते थे। आज जो ऐसे बड़े शानदार विवाह समारोह कोई लोग करते तो दुनिया भर में उसकी चर्चा होती, लेकिन इतिहास में ऐसे विवाह समारोह जिन जिन राजघरानों में हुआ है उनका हमें ब्यौरा करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। आज हमारे इतिहास के संशोधकों को ऐसे कोई टॉपिक चुनकर काठियावाड़ के राजघरानों में शादी या विवाह समारोह कैसे मनाया जाता था, कैसे उनकी व्यवस्था की जाती थी, उनके बारे में महानिबंध लिखना चाहिए। हमारे गुजरात राज्य के सभी अभिलेखागारों में इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेकिन ढूंढना चाहिए। આ વિડિયો મારા સ્વર્ગીય દાદા બાપુ મહારાજ કુમાર શિવરાજસિંહજી બાપુ તથા મારા સ્વર્ગીય દાદીમા કૌરાણી સાહેબ ચક્રધર રાજ્યલક્ષ્મી દેવીના 1947ના લગ્ન પ્રસંગ પર આધારિત છે। ગોંડલ રાજવી પરિવાર માટે તો આ એક અનેરો લગ્ન પ્રસંગ હતું જ, પણ હું જાણું છું ત્યાં સુધી સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત ખંડમાં પણ ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના વૈવાહિક સંબંધોમાં આ પ્રથમ એવા લગ્ન હતા। આમાં આપને રાજવી વૈભવ સાથે સાથે પારિવારિક એકતા જોવા મળશે, સંબંધોની ગરિમા જોવા મળશે, अन्य રાજવી પરિવારો સાથેના વ્યવહાર તથા ઉંમર અને હોદ્દાને માન અને મર્યાદા જોવા મળશે। ગોંડલના કુશળ વહીવટને ધ્યાનમાં લઈને બે પ્રસંગોની ઉજવણી એક સાથે કરવામાં આવી હતી। મહારાજા ભોજરાજી બાપુના રાજ્યરોહણની ઉજવણી તથા મહારાજ કુમાર શિવરાજસિંહજી બાપુના લગ્નની ઉજવણી। લગ્ન સમિતિની કુશળતા અને ચુસ્ત પારદર્શી આયોજન પણ આપને આ લગ્ન પ્રસંગમાં જોવા મળશે। રાજવી પરિવારને પોતાનું માનીને સમગ્ર ગોંડલ સંસ્થાનના નગરજનો સહર્ષ અને લાગણીપૂર્વક આ પ્રસંગના સાક્ષી બન્યા હતા। એક દિવસ મારા સ્વર્ગીય દાદીમા સાથે નિજી વાર્તાલાપ દરમિયાન મેં એમને એક પ્રશ્ન કર્યો હતો કે આપે કયા કારણોસર ગોંડલના પરિણય પ્રસ્તાવને સ્વીકાર્યું હતું। તેમણે ખૂબ સુંદર હૃદયપૂર્વક જવાબ આપ્યો હતો કે સર્વપ્રથમ શિવરાજસિંહજી બાપુના ચિત્રમાં એમના છબીમાં
એમણે શિવનું સ્વરૂપ જોયું હતું. બીજું, ગોંડલ સંસ્થાન એક પૂર્ણ રૂપે કરમુક્ત રાષ્ટ્ર હતું એ વાતથી નેપાળ પણ પરિચિત હતું. ત્રીજું, ગોંડલના નગરજનો સમૃદ્ધ, શિક્ષિત અને સંસ્કારી હતા. અને ચોથું અને અગત્યની વાત એ હતી કે ગોંડલમાં મફત અને ફરજિયાત કન્યા કેળવણી હતું અને મહિલા સશક્તિકરણ ક્ષેત્રમાં ગોંડલ હર હંમેશથી અગ્રેસર હતું. અંતે મને વિશ્વાસ છે કે આ વિડીયોમાંથી લોકોને ખૂબ જીવન ઉપયોગી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને ટૂંકમાં આ લગ્ન પ્રસંગનું વર્ણન કરીએ તો ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી કહી શકીએ. જય માતાજી.